लेट्स कंटिन्यू द कंसेप्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल. इनफैक्ट लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है. मैंने मेरे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल वह ऑब्टेन करने का तरीका बता दिया था. अब मैं रिलेटिंग हाफ सेल पोटेंशियल्स वह चीज समझाता हूं. देखिए, मेटालिक Fe it undergo oxidation, give you ferrous ion along with the liberation of 2 electrons. Metallic Fe give you ferrous ion along with the liberation of 2 electrons. Its oxidation potential of Fe to Fe2 plus. इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe टू फेरस आयन इस तरह से डिनोट करेंगे. फेरस आयन वुड फर्दर oxidize to ferric ion by releasing an electron. फेरस आयन फर्दर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फेरिक आयन में कन्वर्ट हो सकते हैं. हम कहेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन, और इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ फेरस आयन टू फेरिक आयन. अब हम कहते हैं इस तरह से Fe फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो गया, और यह प्रोसेस 2 स्टेप में हुआ. यह जो प्रोसेस है 2 स्टेप में हुआ है. इस Fe के ऑक्सीडेशन को हम एक ही स्टेप में कर सकते थे. इन दोनों रिएक्शन को यदि हम ऐड कर दें तो हम कहेंगे Fe डायरेक्टली गिव यू फेरिक आयन by liberating 3 electrons. एक ही स्टेप में Fe फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe टू फेरिक आयन. दिस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe टू फेरिक आयन. How may we relate this half cell oxidation potential of Fe and Fe to Fe2 plus, then Fe2 plus to Fe3 plus and Fe to Fe3 plus? इसे हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड करा तो हमें यहां तीसरी रिएक्शन मिल गई. क्या हम इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर दें तो क्या यह तीसरी रिएक्शन का पोटेंशियल होगा? क्या हम ऐसी बात लिख सकते हैं E ऑफ Fe टू Fe2 प्लस प्लस E ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, वुड इट बी इक्वल टू E ऑफ Fe टू Fe3 प्लस? क्या हम यह बात लिख सकते हैं? कभी नहीं. हम यह बात कभी नहीं लिख सकते. सबसे पहला सवाल कि आखिर ये होता कैसे? मैं पहले वह प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूं तब जब ऐसा फिनोमेना होता है. यदि हम आयन को डाइल्यूट H2SO4 में डालें इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। यदि हमने Fe को डाइल्यूट H2SO4 में डाला, वहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो वहां यह रिएक्शन होती है FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। वी कॉल इट फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, वी कॉल इट फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। यह जो फेरस सल्फेट है, यदि इसे कुछ समय के लिए एयर में एक्सपोज करके रख दिया जाए, हवा में रख दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यह फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2SO4 इस तरह से दो स्टेप में Fe ऑक्सीडाइज होता है। पहली स्टेप में देखिए Fe डाइल्यूट H2SO4 के साथ एब्सेंस ऑफ एयर में Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, यह पहली स्टेप। और इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहेंगे, इसमें जो Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है इसकी टेंडेंसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe टू Fe2 प्लस। और दूसरे स्टेप में जब हमने फेरस सल्फेट को खुले में छोड़ दिया, एयर के प्रेजेंस में छोड़ दिया, तो Fe2SO4 हमें अच्छी तरह से पता है, जब हम सेव फल को काट देते हैं और काट के थोड़ी देर खुला रख देते हैं, तो जैसे हमने सेव फल को काटा तो वो कटे हुए पार्ट पर से सेव फल का अपीयरेंस, वो फ्रेश एप्पल का अपीयरेंस देखो, और कुछ समय तक हवा में छोड़ देने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद उसी फेस पर वह आपको उस फेस पर कलर चेंज दिखेगा, हल्का सा रेडिश और ब्राउनिश कलर दिखने लगेगा। और वो रेडिश और ब्राउनिश कलर इसलिए है क्योंकि एप्पल में होता है Fe, आयरन, हेमोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे लोहे को जंग लग जाती है और जंग लगने पर उस लोहे में फेरिक सल्फेट की जो लेयर बन जाती है और लोहे का कलर और अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ऐसे ही वो सेवफल को जंग लग गई, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उसने रिएक्ट कर लिया, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, वहां पर यह फिनोमेना उसमें होता है। दो स्टेप में Fe का पहले फेरस में कन्वर्जन हुआ, फेरस का फेरिक में कन्वर्जन हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हम सिंगल स्टेप में कर सकते थे यदि हम Fe को H2SO4 में डालते और वहां पर ऑक्सीजन होती, तो यह जो प्रोसेस है सिंगल स्टेप में हो जाता। Fe2SO4 प्लस H2। इस रिएक्शन के पोटेंशियल को हमने इधर डिनोट करा। Fe डायरेक्टली गिविंग फेरिक आयन along with liberation of 3 electron. Up. Now my question is, the potential of this reaction is oxidation potential of Fe to ferrous ion. The potential of this reaction is oxidation potential of ferrous ion to ferric ion. And potential of this reaction is oxidation potential of Fe to ferric ion. इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दे तो तीसरी रिएक्शन मिल जाती है। तो क्या इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दे तो तीसरी रिएक्शन का पोटेंशियल होगा? कभी नहीं। मैं एक बात दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा है, छोटा सा, वो चलना सीख रहा है, क्रॉलिंग से करता था, 1 साल का होते होते पांव पे चलने लगा और वह एक 6 इंच की स्टेप को चढ़ जाता है। He have got that potential, he have got that urge, वो चलना सीख चुका है और यदि कोई 6 इंच की सीढ़ी आ जाए तो हाथ से पकड़ के या कैसे ही पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसके बाद अगली 6 इंच की सीढ़ी आ जाए तो उसे भी चढ़ जाता है।
और उसके बाद अगली 6 इंच की सीढ़ी आ जाए तो उसे भी चढ़ जाता है। इस तरह से वो 6-6 इंच करके 3 बार में 1.5 फीट चढ़ जाता है। क्या वह बच्चा एक ही बार में 1.5 फीट की सीढ़ी चढ़ पाएगा? Does he have got potential? वो इस काम को एक ही स्टेप में कर जाएगा? कभी नहीं। ये जो पोटेंशियल्स है इनको आप ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। एफई ने एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और फेरस में कन्वर्ट हो गया, फिर फेरस ने एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, फिर फेरिक में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि उतनी ही आसानी से एफई फेरिक में कन्वर्ट होकर 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाफ सेल पोटेंशियल को इस तरह से रिलेट नहीं करा जा सकता। दे कैन नेवर बी अल्जेब्रिकली एडेड। थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज का अल्जेब्रिक एडिशन होता है। सेल पोटेंशियल थर्मोडायनामिक क्वांटिटी नहीं। थर्मोडायनामिक क्वांटिटी क्या है? इंटरनल एनर्जी, यह एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है। एंथैल्पी, यह एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है। एंट्रोपी, यह थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है। इनका अल्जेब्रिक एडिशन होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। इस रिएक्शन के दौरान मान लीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E1 है। इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E2 है, और इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E है। अब इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, और चूंकि यह थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है इसलिए इसका अलजेब्रिक एडिशन करा जा सकता है। कैसे? यदि मैं इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड कर दूं तो यह रिएक्शन बन जाएगी। मतलब इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E1 और इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E2, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो वह डेल्टा E होगा। चेंज इन एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है। इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H1, इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H2, इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H। अब एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, इसका अलजेब्रिक एडिशन करा जा सकता है। इसका मतलब क्या? इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके तीसरी रिएक्शन मिल रही है, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज और इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वह ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बन जाएगी। इसी तरह से एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा S1 इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट हाफ रिएक्शन, डेल्टा S2 इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सेकेंड हाफ रिएक्शन, डेल्टा S इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द थर्ड रिएक्शन। चेंज इन एंट्रोपी को ऐसे ऐड करा जा सकता है। एंट्रोपी चेंज ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू ओवरऑल एंट्रोपी चेंज। हम कहते हैं थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज का इस तरह से अलजेब्रिक एडिशन होता है। और यह जो हाफ सेल पोटेंशियल्स है यह थर्मोडायनामिक क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इनका इस तरह से एडिशन नहीं हो सकता। तो फिर इनको रिलेट कैसे करें? इन्हें रिलेट करने के लिए हमें वह थर्मोडायनामिक क्वांटिटी सोचना है जिसकी डेफिनेशन इन सेल पोटेंशियल्स पर दी गई, और वह थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है डेल्टा G, चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा G1 इज चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, इट्स -2 F E of Fe to Fe2 plus
delta G1 is minus 2 Fe of Fe2 plus. यह माइनस एन Fe, minus n is number of electron transferred to Fs Faraday's constant. E is the potential or the tendency of this reaction to occur. Delta G2 is change in Gibbs energy of this reaction, minus 1 Fe of ferrous ion to ferric ion. And the change in Gibbs energy of third reaction, delta G is minus 3 Fe of Fe2 ferric ion. इसमें माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 3 माइनस एन Fe. अब हम कहते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है और इस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को एल्जेब्रिकली रिलेट करा जा सकता है डेल्टा जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस डेल्टा जी ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ थर्ड रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन की डेल्टा जी माइनस 2 Fe of Fe2 plus minus 1 Fe of Fe2 plus 2 Fe3 plus is equal to minus 3 Fe of Fe2 Fe3 plus. Minus sign throughout cancelled, F throughout cancelled और हमने वहां रिलेशनशिप लिख दिया है जो इन हाफ सेल पोटेंशियल्स में होल्ड करेगा. E of Fe to Fe3 plus is 2 times oxidation potential of Fe to Fe2 plus oxidation potential of Fe2 plus 2 Fe3 plus whole upon 3. This is how we relate half cell potentials. मैं एक एग्जांपल और डिस्कस कराता हूं इसी समय, पहले से नोट डाउन कर लो. देखिए, you are well aware of the behavior of KMnO4. KMnO4 का बिहेवियर एक बार रिकॉल करा देता हूं. KMnO4 को यदि हम न्यूट्रल या माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में रखें, न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में रखें तो MnO2 मिलता है. न्यूट्रल या फिर माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में वहां MnO2 मिलता है. ड्यूरिंग दिस फिनोमेना देखिए Mn कहां से कहां जा रहा है, +7 से +4. इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn +7 to Mn +4. होता है ऐसा, और इस रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होने की कुछ अर्ज है, कुछ टेंडेंसी है. जो भी कुछ अर्ज या टेंडेंसी है उसको हम रिएक्शन पोटेंशियल कहेंगे और इस तरह से डिनोट करेंगे. इसकी कुछ वैल्यू मेजर की जा सकती है, डिटरमाइन की जा सकती है. वी हैव गॉट मेथड टू मेजर इन रिलेटिव टर्म्स. एब्सोल्यूट टर्म में तो कभी मेजर नहीं कर सकते, रिलेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल के रेस्पेक्ट में मेजर करा जा सकता है. इस MnO2 को
इसमें यदि एसिड डाल दी जाए, एसिडिक मीडियम बना दिया जाए, तो वहां बन जाता है MnSO4 Mn+2 पर फर्दर रिड्यूस हो जाता है। इस जगह पर Mn+4 से फर्दर रिड्यूस होकर Mn+2 दे रहा है, और इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn+4 टू Mn+2। रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहेंगे MnE ऑफ Mn+4 टू Mn+2। मगर यदि हम KMnO4 में सीधा ही यदि एसिडिक मीडियम डाल देते, पानी भी नहीं डालते, अल्कली भी नहीं डालते, सीधा ही डाइल्यूट या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, कैसा भी एसिडिक मीडियम बना देते, तो पहली ही बार में सीधा MnSO4 देता, सीधा +2 पर चले जाता। और इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn+7 टू Mn+2। If this reduction potential is equal to A, this reduction potential is equal to B, and this reduction potential is equal to C, you can always relate A, B and C। हम A, B और C easily relate कर सकते हैं। हम कहेंगे इस रिएक्शन में Mn+7 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+4 दे रहे हैं, तो इस रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा डेल्टा G1 is -3F into A। जबकि इस रिएक्शन में Mn+4 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके Mn+2 दे रहा है, तो इस रिएक्शन का पोटेंशियल होगा डेल्टा G2 विच इज -F into B। और ओवरऑल यदि इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर दें, तो Mn+7 5 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 दे रहा है, और इस रिएक्शन का डेल्टा G है -5F into C। डेल्टा G इज -NFE। फिर हम कहेंगे दिस रिएक्शन प्लस दिस रिएक्शन गिव्स यू दिस रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन का डेल्टा G1 plus delta G2 of another reaction would be delta G of the third reaction। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें, तीसरी रिएक्शन मिल रही है, तो इसका डेल्टा G और इसका डेल्टा G ऐड कर दे, तो तीसरी रिएक्शन का डेल्टा G तो ये होगा -3FA प्लस -2FB इज इक्वल टू -5FC। F got cancelled, minus got cancelled, C is equal to 3A plus 2B upon 5. This is how we half cell potentials। सिचुएशन को नोट डाउन करें।